पहले क्या होता था कि कचरे को इकट्ठा किया जाता था और इसको यत्र तत्र फेंक दिया जाता था, जैसे सड़कों के किनारे, नदियों में, नालों में। तो पानी भी प्रदूषित हो रहा था और मिट्टी भी प्रदूषित हो रहा था। अब जो नए नियमावली 2026 आ गया है, इसमें स्रोत पर कचरे को 4 भाग में बांटना है। गीला कचरा, सूखा कचरा, 2 और है, सैनिटरी वेस्ट है और तीसरा है स्पेशल केयर वेस्ट। रात्रि निषेध में लाउड स्पीकर या हॉर्न या किसी भी तरह का एक्टिविटी जिससे नॉइज जनरेट हो रहा है, वो कंप्लीट निषेध है। तो जितना हम स्वच्छ रखेंगे अपना गांव है, देहात है या शहरी क्षेत्र है, उतने वातावरण भी शुद्ध होगा। नमस्कार। पॉडकास्ट विद एलएसबी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और जीव जंतुओं का संतुलन बनाए रखना है, ताकि प्रदूषण कम करके पृथ्वी को जीवन पर सुरक्षित रखा जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमने अपने इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है श्री नलिनी मोहन सर को, जो कि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में साइंटिस्ट हैं। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2025 और नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के नोडल ऑफिसर भी हैं। नलिनी सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जिस विषय पे बात करने के लिए यहाँ जो आपको हम लोगों ने आमंत्रित किया है वो विश्व पर्यावरण दिवस, और ऐसे में पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है सर, और पर्यावरण का क्या महत्व है, प्लीज बताइए सर। इसको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि विश्व पर्यावरण दिवस ऑल ओवर वर्ल्ड में, विश्व भर में 5 जून को ही मनाया जाता है और ये एक वार्निंग डे है। ये केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। इस दिन हम लोगों को अलर्ट कर देता है कि आप प्रकृति से जितना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उस पर अब रोक लगाइए और प्रकृति से अगर आप कुछ ले रहे हैं तो उसको गिव बैक, वापस भी कीजिए। यही है सर। तो हम लोग जैसे आम नागरिक हैं, हम लोग चीज़ों को कम समझते हैं, बहुत सारे नियम कानून नहीं पता है, तो एक आम आदमी कैसे गिव बैक करेगा सर? आम आदमी को ही करना है जो घर घर से ठोस अपशिष्ट, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो जनरेट कर रहा है, उसका स्रोत पर ही पृथक्करण करे। अब जो नए नियमावली 2026 आ गया है, इसमें स्रोत पर कचरे को 4 भाग में बांटना है। गीला कचरा, सूखा कचरा, 2 और है, सैनिटरी वेस्ट है और तीसरा है स्पेशल केयर वेस्ट। आम नागरिक का ये ड्यूटी है, एक संवैधानिक दायित्व है कि आप स्रोत पर ही उस कचरे को 4 भाग में बांटकर, 4 श्रेणियों में बांटकर, जो कचरा कलेक्टर है, जो माने स्थानीय निकाय से जो आएंगे स्वच्छता कर्मी, उनको आप अलग अलग डिब्बे में चारों कचरे को सौंप दें। उसके बाद क्या होगा, उसका फर्दर प्रोसेसिंग होगा, जिसको प्रसंस्करण कहते हैं, और उसका उसका फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा। तो जितना हम स्वच्छ रखेंगे अपना गांव है, देहात है या शहरी क्षेत्र है, उतने वातावरण भी शुद्ध होगा। आज से पहले क्या स्थिति थी, कचरे को इकट्ठा करो और उसको यत्र तत्र फेंक दो, उस कचरे में आग भी लग जाता था। लेकिन नए नियमावली में ये सब पर रोक है और अगर नियम जो नहीं मानेंगे उस पर भारी जुर्माना भी लगाया। सर, अभी आपने बताया कि SWM रूल 2026 जो है सर, उसके हिसाब से हम लोगों को कचरे का 4 चरण में जो है उसको निष्पादन करना है और अपने स्तर पर घरेलू जहाँ पे वो जनरेट हो रहा है वहीं पे स्रोत पर इसको निपटान कर देना है। तो अब हम कुछ इसके मुख्य पहलू और क्या है सर SWM? पहला तो ये हो गया 4 भाग में बांटना। दूसरा क्या है, जो बल्क वेस्ट जनरेटर है, बल्क वेस्ट जनरेटर नए नियमावली में 2026 के नियमावली में 3 कैटेगरी दिया हुआ है। अगर कोई जनरेटर का जो फ्लोर एरिया है 20,000 स्क्वायर मीटर के बराबर या उससे ज़्यादा हो, या पर डे वाटर का कंजम्पशन 40,000 लीटर पर डे है, और तीसरा अगर 100 kg पर डे वेस्ट जनरेट कर रहा है
इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस जनरेटर को बोलेंगे बल्क वेस्ट जनरेटर। नए नियमावली में क्या कर दिया है कि उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि गीले कचरे का आप ऑन साइट प्रोसेसिंग कीजिएगा। ऑन साइट प्रोसेसिंग का मतलब वो कंपोस्ट प्लांट बनाए या बायोगैस प्लांट बनाए अपने जगह पे अपने ही विद इन प्रीमाइसेस। premises। अगर वो नहीं कर पाता है तो एक नया चीज टर्म आ गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कहते हैं, एक्सटेंडेड का हिंदी हो गया विस्तारित उत्पादक दायित्व। उसका क्या दायित्व है, अगर वो अपने प्रीमाइसेस में नहीं कर पा रहा है तो उसका एक सर्टिफिकेट लेगा जो स्थानीय निकाय सर्टिफिकेट देगा। उससे जनरेटर ये जान जाएगा कि मेरा जो कचरा था उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल हुआ। अब वो उसके लिए उसका एक तरह क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। हाँ, पहले इस तरह के 2016 के नियमावली में ये सब नहीं था। उसके बाद क्या करना है, पहली बार क्या कर दिया गया है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल है जिसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसको डेवलप करेगा और ऑपरेट करेगा। उससे क्या होगा, सारा चीज डिजिटली ट्रैकिंग होगा। कौन जनरेट किया, कौन प्रोसेसिंग किया, किसने ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेट किया, और उसका एक डैशबोर्ड रहेगा जो नेशनल लेवल ही नहीं स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई भी देख सकता है। बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल है। सर ऐसे में क्या अगर जो इन प्रावधानों का या जो रूल बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करता है तो किस तरह के दंड का प्रावधान है सर? दो तरह का दंड है। एक दंड है जो एजुकेटिंग ऑफिसर देंगे, जो हम लोग के यहाँ सेक्रेटरी इन्वायरमेंट है उनको हम लोग वायलेटर का लिस्ट देंगे, वो करेंगे। एक दूसरा चीज का प्रावधान है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति। ये दो तरह का है। ओके सर। तो इसके अंदर क्या जुर्माना और क्या कुछ ऐसा है? जुर्माना है एक्ट के अंदर, चूंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर अधिसूचित है, तो उसमें 10,000 से लेके 15 लाख तक है। तो क्या अगर आम नागरिक या जैसे हम लोग अपने स्तर पे भी कोई अगर कचरा फैला तो उनके लिए भी कुछ तो हाँ, स्थानीय निकाय का बाइलॉज है, उस स्थानीय निकाय अपने स्तर पर जो भी पब्लिक वायलेट करेंगे रूल का उस पर वो जुर्माना इम्पोज। सर आपसे अगला सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि SWM रूल 2026 के अंतर्गत 4 स्तर पर कचरों का निस्तारण करना है, खासकर घरेलू स्तर पर। तो किस रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है सर, ये बताइएगा। और दूसरा सवाल ये है सर कि कितना इम्पोर्टेंट है कचरे का पृथक्करण करना, उनको अलग अलग निस्तारण करना पर्यावरण संरक्षण के लिए? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम बता दें जो स्रोत पर जो कचरे का पृथक्करण होगा वो 4 श्रेणियों में है। ग्रीन कलर में रखा जाएगा वेट वेस्ट, जो गीला कचरा है वो ग्रीन कलर के डस्टबिन में, और जो सूखा कचरा है वो ब्लू कलर के डस्टबिन में, और सैनिटरी वेस्ट रेड कलर के डस्टबिन में, और स्पेशल केयर वेस्ट जिसमें डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट जैसे पेंट का डब्बा निकला, थर्मोमीटर निकला, जो टूटा हुआ मरकरी आया, ये सबको रखा गया है अलग कैटेगरी में स्पेशल केयर वेस्ट। इसको रखना है ब्लैक कलर के डस्टबिन में। ठीक है, क्लियर? ओके सर, ओके सर। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन था पृथक्करण पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जो पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है, राइट फ्रॉम कलेक्शन से सेग्रीगेशन से प्रोसेसिंग से फाइनली डिस्पोजल, उसमें अगर हम पृथक्करण नहीं करें तो सारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो चेन है वो कोलैप्स कर जाएगा, बेमानी हो जाएगा। जैसे एज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम सूखा गीला कचरा या चारों तरह के कचरे को मिक्स कर दें तो जब ये सड़ेगा तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करेगा, लाइक मीथेन गैस, जो क्लाइमेट को बहुत प्रभावित कर रहा है और इसी के लिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो नए नियमावली में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है स्रोत पर ही पृथक्करण करने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया गया है, जो जनता के प्राथमिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, माननीय मुखियागण, माननीय वार्ड पार्षद, ये लोग को क्या किया है, स्रोत पर सेग्रीगेशन की शिक्षा देने के लिए प्रमुख सूत्रधार घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसमें थोड़ा हम बता दें दो बात और कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस नए नियमावली का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है
और 19/2/26 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक कंप्रिहेंसिव ऑर्डर पास किया गया, जिसमें इन लोग को लीड फैसिलिटेटर घोषित किया गया है और इनको बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक का एक संवैधानिक कर्तव्य होगा कि स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण करें। सर बार-बार हम लोग नियमावली में जो बदलाव आए हैं उस पे बात कर रहे हैं, पहले 2016 और अब 2026। तो सर पहले बताइए कि इसमें थोड़ा अंतर क्या हुआ है? क्या मेजर चेंजेस हुए हैं? और इसमें जब ये बदलाव आए हैं तो इसमें जो ग्राम निकाय हैं, ग्राम पंचायत है और जो निकाय है उनमें क्या बदलाव आएगा? उनके कार्यप्रणाली में क्या चेंजेस आएँगे? सही क्वेश्चन है मैडम। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जो 2016 का नियमावली था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016, उसमें ग्राम पंचायत के अलग से कर्तव्य, ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं थी। लेकिन 2026 में एक अलग रूल ही है जिसमें ग्राम पंचायत के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को डिफाइन किया गया है। पहले तो इनको क्या करना है, पॉपुलेशन के हिसाब से और कचरे की प्रकृति के हिसाब से अपशिष्ट प्रबंधन एक योजना तैयार करनी है। घर घर से कचरा का पृथक्करण करना है और क्या करना है, गीले कचरे का निपटान स्रोत पर ही करने की योजना बनानी है जहां तक संभव हो सके, क्योंकि गीला कचरा तो मैक्सिमम जो गांव देहात में पशु पक्षी या मवेशी जो है उनमें कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जो बाकी बचा उसको आप क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट पीट निर्माण करके खाद बना सकते हैं जो उच्च गुणवत्ता का होता है और उसको आप खेत खलिहान में यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको डाटा का रिपोर्टिंग करना है जिला पंचायत को। डाटा का मतलब जो भी डाटा इंक्लूड कर रहा है वेस्ट के जनरेशन को, कलेक्शन को, प्रोसेसिंग को या डिस्पोजल को, ये सब का डेटा आपको जिला पंचायत को प्रोवाइड करना है। और जिला पंचायत क्या करेंगे, जो सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा डेवलप किया जाना है, उसमें इनको ये अपलोड करेंगे। और ग्राम पंचायत का ये भी कर्तव्य रहेगा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसका ये ऑडिट करके भी ये जिला पंचायत को वो रिपोर्ट देंगे और ये रिपोर्ट के द्वारा पता चलेगा कि कहाँ पर गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो दैट उसको कंपेंसेट करने के लिए फंड जो है, निधि जो है अलग से मुहैया कराया जाएगा और कराकर उस गैप को ये चेक करेंगे। सर हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर और कचरा पे उसके लिए क्या प्रबंधन पर बात कर रहे हैं सर, लेकिन जो हमारा जो नॉइस पोल्यूशन है हमारे अच्छा, आसपास हमारे माहौल में, उस पे कंट्रोल के लिए क्या व्यवस्था और कानून है सर? क्या करना चाहिए हम लोगों को? ऐसा है कि नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी एक केंद्रीय स्तर पर अधिसूचित है नियमावली, जिसको नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 बोलते हैं। इसमें क्या जो जो अथॉरिटी डिफाइंड है, इसमें अथॉरिटी डिफाइंड है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर एंड एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वन ऑफ द अथॉरिटीज है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटना जिला के शहरी क्षेत्र के लिए एक नॉइज पोल्यूशन मॉनिटरिंग टीम है और इस टीम को एक अलग से मोबाइल नंबर दिया गया है। उस मोबाइल नंबर पर कोई भी व्यक्ति केवल रात में 10 बजे से 6 बजे तक अगर कहीं भी किसी तरह का आवाज जेनरेट हो रहा है, लाइक लाउड स्पीकर या मैरिज प्रोसेशन है, उसमें डीजे बज रहा है, तो उस पर वो कंप्लेन कर सकते हैं। और टीम रात में ही स्पॉट पर विजिट करेगी विद इन हाफ एन आवर और उस वायलेटर का हम लोग पहचान करेंगे और उस वायलेटर का पूरा एविडेंस के साथ जो स्टेट एजुकेटिंग ऑफिसर है उनके हम लोग भेजते हैं पेनाल्टी इम्पोज करने के लिए। सर अभी आपने बताया कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर कोई नॉइस पोल्यूशन करता है तो वो गलत है। तो सर किस नंबर पे शिकायत दर्ज की जा सकती है?
उस कंप्लेंट का नंबर है 9122056318। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, 9122056318। फिर से श्रोताओं को क्लियर कर दें कि केवल और केवल पटना के शहरी क्षेत्र के लिए है। रात्रि निषेध जो 10 PM से शुरू होकर 6 बजे सवेरे तक है। किसी भी तरह का नॉइज क्रिएट नहीं करना है, सोर्स कुछ भी हो सकता है। ये नियमावली जो 2000 है उसके नियम 52 के तहत रात्रि निषेध में लाउड स्पीकर या हॉर्न या किसी भी तरह का एक्टिविटी जिससे नॉइज जनरेट हो रहा है वो कंप्लीट निषेध है। सर, इसमें नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड ही मैं पूछूं, जब इतना शोर मचता है हमारे वातावरण में, जब इतना बवाल मचता है, जब लाउड स्पीकर चलते रहते हैं, हॉर्न बजते रहते हैं, तो इसका हमारे पर्यावरण पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बहुत तरह का इफेक्ट है। एक तो मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। एक तो इरिटेशन आप में आ जाएगा, रात का नींद खराब होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बुजुर्ग हैं या पेशेंट हैं उन लोगों को भी परेशानी होगा ज़्यादा नॉइज से। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड के द्वारा 4 कैटेगरी में अलग अलग नॉइज लिमिट दिया हुआ है। जैसे साइलेंस एरिया जिसमें हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेज है, इसमें दिन में 50 dBA होना चाहिए, ये सब ELQ है। रात में होना चाहिए 40 dBA। तो हम लोग जो बोल भी रहे हैं ना, ये आवाज़ जो है वो बियॉन्ड लिमिट है। तो आप समझ जाइए उस रात में, जिस रात का अगर हम मेजर करने जाएं तो 25-30 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कोई सोर्स नहीं है नॉइज का तो 20-25 या बहुत होगा, मैक्सिमम तो 30 डेसिबल। और जैसे ही नॉइज आया, क्रिएट हुआ लाउड स्पीकर से, तो 80-90 तक चला जाता है। तो ये मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। रक्तचाप बढ़ा देगा, जो हार्ट पेशेंट है उन लोगों को दिक्कत करेगा, ये सब है। क्या एक आम नागरिक होने के नाते नॉइज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अननेसेसरीली जो है, आप जैसे दिन में क्या होता है, अननेसेसरीली हॉन्किंग ऑफ हॉर्न करता है। घर में जो म्यूजिक सिस्टम बज रहा है वो इतना कस के बजाया जा रहा है कि नेबरहुड को भी परेशानी हो रही है। तीसरी चीज कि जो भी व्हीकल है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करें। जब तक आम नागरिक की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम लोग नॉइज पर कंट्रोल नहीं कर सकते। सर, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप CND वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2025 में भी सर आप नोडल है, तो ऐसे में जो निर्माण और जो ध्वस्त होता है बिल्डिंग का, इमारतों का, तो उस तरह का उसमें भी कचरा एक तरह का निकल रहा है सर। तो वो अगर कचरा ऐसे में कोई फैला देता है, कोई बिल्डर या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उनके लिए क्या कानून बनाए गए हैं और उनको किस तरह से इस कचरे का निष्पादन करना है? सही बात है मैडम। ऐसा है कि जिस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को रिप्लेस कर दिया गया 2026 के नियमावली से, रूल से, उसी तरह 2016 में भी CND वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जिसका फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 को भी रिप्लेस कर दिया गया है 2025 के नियमावली से। इसका मतलब है कि एक वेस्ट तो था जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, ठोस अपशिष्ट जो घर घर से निकलता है। एक दूसरा भी वेस्ट है जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के कारण, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या उसका पुराने बिल्डिंग का डिमोलिशन हो रहा है, उससे भी जो कचरा जनरेट होता है उसको CND वेस्ट कहते हैं, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट। इसका भी निपटारा करना है वैज्ञानिक तरीके से। इसमें नए नियमावली में वेस्ट जो जनरेटर है, एक अलग कैटेगरी बना दिया गया, वेस्ट का प्रोड्यूसर। ऐसे जनरेटर को प्रोड्यूसर कहेंगे जिसके बिल्डिंग का प्रोजेक्ट का एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर के बराबर या उससे ज़्यादा हो, ऐसे को कहा गया है CND वेस्ट प्रोड्यूसर। इसका क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितना भी वेस्ट जनरेट करेगा इसका अपने प्रीमाइसेस में ही CND वेस्ट का प्रोसेसिंग करेगा, माने रिसाइकिल करेगा, और रिसाइकिल करके जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको इसको अपने जो भी बिल्डिंग ये बनाने जा रहा है उसमें ये यूज करेगा।
सर, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो स्वच्छता कार्य किए जा रहे हैं और इसमें जो जन भागीदारी है, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं पर्यावरण संरक्षण के मद्देनज़र, खास के जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तब? सही मैडम क्वेश्चन है। जो ये मिशन चल रहा है स्वच्छ एसबीएम ग्रामीण, एसबीएम ग्रामीण, इसके तहत पहले क्या होता था कि कचरे को इकट्ठा किया जाता था और इसको यत्र तत्र फेंक दिया जाता था, जैसे सड़कों के किनारे, नदियों में, नालों में। तो पानी भी प्रदूषित हो रहा था और मिट्टी भी प्रदूषित हो रहा था, और उस कचरे में आग भी लगा रहता था। असामाजिक तत्वों द्वारा, रैग पिकर के द्वारा जो बहुमूल्य वस्तुओं को खोजने के क्रम में उस कचरे में आग लगा दिया जाता था, उससे हमारा वायु भी प्रदूषित हो रहा था, जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण था। तो एसबीएम ग्रामीण के तहत क्या हो रहा है, हर घर से कचरे का कलेक्शन हो रहा है। पहले भी जो 2016 का नियमावली था उसमें भी कचरे का कलेक्शन हो रहा था और पृथक्करण के साथ। उस समय गीला कचरा था, सूखा कचरा था और एक डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट था, जो अब 2026 के नियमावली में स्पेशल केयर वेस्ट बन गया है। तो उस कचरे का घर घर से, पृथक्कृत कचरे का घर घर से कलेक्शन किया जा रहा है। उसके बाद स्थानीय निकायों के द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है और उसका प्रोसेसिंग किया जा रहा है और तब फाइनल डिस्पोजल किया जा रहा है। तो एसबीएम ग्रामीण का पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जब तक ये जो कार्यक्रम है या कोई अभियान है, ये सरकारी कार्यक्रम से बदलकर जब तक जन भागीदारी का ये रूप नहीं लेगा, तब तक हम लोग बहुत हद तक सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है इस स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। लगातार सर हम लोग पर्यावरण संरक्षण पे समुदाय के, नागरिकों के और हम सभी के जन भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में स्पेशली में युवा हमारे जो हैं और जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से हमारे इस अभियान में सहयोग कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण जो है उसको एक जागरूकता की तरह लोगों में फैलाने का काम कर सकते हैं? सही क्वेश्चन है। ऐसा ये युवा की भागीदारी बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए कि जब तक इस कार्यक्रम का श्रीगणेश घर घर से नहीं होगा, तब तक स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो पाएगा। जैसे आज के युवा जो हैं, अगर घर से ही जीरो वेस्ट मॉडल की शुरुआत करें, घर से ही कचरा नहीं निकलने दें, उसका मैक्सिमम रीयूज कर दें, मैक्सिमम उसका रिसाइकिल कर दें, तो घर से जो कचरा निकलेगा वो लगभग जीरो हो जाएगा। देखिएगा, घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा घर में मना करता है बड़ों को कि प्लास्टिक मत यूज कीजिए, घर पर ही कचरे को 4 श्रेणी में बांटिए, तो इसका प्रभाव बड़े बड़े बुजुर्गों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए युवाओं की भी भागीदारी महत्वपूर्ण है और उनको अपने घर से ही स्टार्ट करना होगा। सर, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि हम आम नागरिक जो स्वच्छ और हरित परिवेश के निर्माण के लिए क्या कदम उठा सकते हैं कि और हम अपना पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान दे सकते हैं सर? सही बात है। क्वेश्चन का जवाब ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था अभी तक में। हम लोग 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन इतना ही नहीं होना चाहिए। हर एक नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि एक पौधा 5 जून को लगाएं और उसकी देखभाल बच्चों की तरह करें। और जब तक वो पौधा ग्रो करके एक पेड़ का रूप न ले ले, तब तक उसकी वो देखभाल करें। इससे क्या होगा, हमारा हरित आवरण भी बढ़ेगा और जितना ज़्यादा हरित आवरण बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और पर्यावरण संरक्षण में इतनी सारी बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसे इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया और आज के परिप्रेक्ष्य में
इनका जो सारा प्रश्न था वो बहुत ही सूटेबल था, और इसके लिए मैं अनीशा मैडम को भी धन्यवाद दूंगा और LSBA बिहार को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार।